Okay, hopefully there are no questions yet. So I'm going to mute you all again and we are going to start our lecture related with Upwork learning path. Okay, so that is the thing related with, continuing with the personalization messages that we send on Upwork to our clients. Okay, I have told you how to create the Upwork profile in the previous lecture. Now, what we are going to do, we are going to see how we can search for the jobs on Upwork. Upwork पे ही चलते हैं तो Upwork पे कितना है? अच्छा जी, अब देखें क्लास अपवर्क पे हमें जॉब्स कैसे मिलती हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे ना, तो आपको प्रोफाइल बनाने के बाद इस तरह से सेक्शंस नजर आते हैं। होम होम आपका ये पेज है, समझ लें। माई फीड, बेस्ट मैचेस, मोस्ट रिसेंट जॉब और सेव जॉब, ये वो जॉब्स होंगी जो आप सेव करेंगे कभी। और अगर आपने सेव नहीं की हुई है तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अदरवाइज जो सबसे पहले जो जॉब्स आ रही है मोस्ट रिसेंट, वो यहाँ आएंगी, आपके प्रोफाइल से मैच करती हुई यहाँ आएंगी। ठीक है, अच्छा। यस है ना आसिम, दैट्स ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। तो क्या है, अब देखिए जैसे मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरे पास ये जॉब पोस्ट मुझे नजर आ रही है, जो कि है, अब टाइम देखें इसका, पोस्टेड 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले पोस्ट हुई है। ये मेरे बेस्ट मैचेस में आ गया। ठीक है, तो अगर मुझे लगेगा कि ये जॉब अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है और ये मेरे मतलब की जॉब है, क्योंकि देखिए हर जॉब की रिक्वायरमेंट अलग होती है ना। एज ए कंटेंट राइटर हो सकता है कि किसी जॉब में ऐसी कोई नीश हो, ऐसा कोई टॉपिक हो या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स हो जो कि आप पूरी ना कर सकते हो, तो फिर आप उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि जॉब आपके मतलब की है तो फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, एसईओ कॉपीराइटर नीडेड फॉर लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट वेबसाइट प्रोजेक्ट। ओके, सो ओके, तो उसके बाद क्या है कि हम क्या करेंगे कि हम पहले तो जॉब रिक्वायरमेंट देखेंगे, इसकी हेडलाइन, और साथ साथ इसकी जो डिटेल है वो पढ़ेंगे। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी चीजें दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे टाइम पोस्ट हो रहा है, कितने मिनट्स पहले ये पोस्ट हुई है, ये हेडलाइन है, ये इसका आवरली रेट है। अगर आपका आवरली रेट इस जॉब से मैच करेगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा जॉब का जो आवरली रेट है मेरी प्रोफाइल का वो $20 है, तो ये $8 to $10 आ रहा है। तो अगर मुझे लगेगा कि भाई मैं $8 to $10 में काम कर सकती हूँ, तो फिर मैं इस पर बिड कर दूंगी, अदरवाइज मैं इसको छोड़ दूंगी। इंटरमीडिएट लेवल है। अब मेरे एक्सपर्टीज लेवल एज ए कंटेंट राइटर एक्सपर्ट लेवल का है, तो मैं इंटरमीडिएट पे भी काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपका बिगिनर लेवल है तो आप इंटरमीडिएट पे एक लेवल अप है ये जॉब, तो आप इस पे काम नहीं कर सकते, ना क्लाइंट आपको कंसीडर करेगा। उसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है, 6 महीने तक चलेगा तकरीबन, और 30 आवर्स पर वीक आपने काम देना है, यानी कि आपको दिन के तकरीबन 6 घंटे काम करना होगा इस पे। ठीक है, तो ये एक जनरल रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी ना ये बस वैसे ही भी क्लाइंट पोस्ट कर देता है, और ज्यादातर जब आपको वो हायर करता है तो फिर वो आपको सारी रिक्वायरमेंट बताता है, तो जरूरी नहीं है सब सही हो यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा देखें टैग्स लगे हुए हैं, कंटेंट एसईओ, कॉपी राइटिंग, तो ये सारे टैग मेरी प्रोफाइल से मैच हो रहे हैं तो मैं इसको कंसीडर कर सकती हूँ। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये रेटिंग्स देखेंगे और पेमेंट मैथड देखेंगे। क्लाइंट का अगर पेमेंट मैथड वेरीफाइड होगा तो ही आपके स्कैम से बचने के चांसेस होंगे। अदरवाइज अगर पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है और आपने जॉब पे बिड कर दिया, तो आपके शायद कनेक्ट जाया हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, मे बी पॉसिबल कि क्लाइंट आपको दोबारा अप्रोच ना करे। कभी कभी क्लाइंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो बस वैसे ही जॉब पोस्ट कर देते हैं, जिनको काम वाम, जिनके पास इतना नहीं होता। तो क्या है कि जिन क्लाइंट्स के पास काम होता है उनका पेमेंट मेथड वेरीफाइड होता है, उनके रेटिंग्स बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्पेंड जो अमाउंट है ना वो आपको नजर आ रहा होगा, जैसे इसका नजर आ रहा है $10K, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है जो इसने स्पेंड किया हुआ है। और दूसरी चीज लोकेशन, लास्ट चीज ये लोकेशन है। लोकेशन आपने देखनी है। देखिए बीइंग एन एशियन, अगर आप एशियंस के साथ ही काम करेंगे तो फिर वही वाली बात होगी जो कि जनरली हम लोग लोकल किसी कंपनी में जाके काम कर रहे होते हैं। क्या क्या हेडेक्स होते हैं, अगर आप लोग कभी किसी जॉब से लिंक रहे हैं तो आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ टीचर बिफोर सम ईयर्स,
तो आई वॉज टीचिंग इन स्कूल। सो टीचर्स के लिए जो है ना टीचिंग बहुत टफ हो गई है आजकल, ठीक है, ड्यू टू द मैनेजमेंट, ड्यू टू द यू नो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे पता है कि वो चीज डिफिकल्ट है, ठीक है, और मुझे पता है कि व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ लोकल पीपल हियर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो आप अगर इस जॉब किसी भी जॉब से टच रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है। फिर इंडियंस जो हैं, इंडियंस के साथ भी थोड़ा सा मतलब इतना स्मूथ आपका जो है वो चीजें नहीं चलती। तो आपको अगर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए तो आपने वेट करना है ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो कि यूएसए से बिलोंग करें या यूनाइटेड किंगडम से या ऑस्ट्रेलिया कनाडा, मतलब ऐसी किसी कंट्री से हो, अच्छी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो क्या है वहां पर ऐसा होता है वो लोग न्यूली प्रोफाइल्स को भी हायर कर लेते हैं। और ऐसा बहुत सारे पिछले बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया स्पेसिफिकली मैसेज करके कि मैम हमें इतने अच्छे क्लाइंट मिल गए और हम उनके साथ काम करें, ठीक है। तो क्या है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपने जो है अपना जो सारा कुछ है ना वो प्रोफाइल वगैरह का वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, ठीक है। आपने चीजों को मैनेज करके रखना होता है। अच्छा, ये मैंने दूसरी जॉब पे गलती से क्लिक कर दिया तो ये खुल गई है। अच्छा, अब ये ब्लॉग राइटिंग, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग जॉब है, इस पे आप सब लोग बिड कर सकते हैं क्योंकि आप सब लोगों को पता है हाउ टू राइट आर्टिकल्स, हाउ टू राइट ब्लॉग आर्टिकल्स, मैंने आप लोगों को सब बताया है, ठीक है। लेकिन क्या है ये 1 घंटा पहले पोस्ट हुई है। अच्छा, टाइम का खास ध्यान रखेंगे। अगर आपकी जॉब को पोस्ट हुए हुए काफी घंटे हो गए सो दैट मीन्स के अब चांसेस कम है कि क्लाइंट आपका प्रपोजल देखे, ठीक है। तो इसलिए एज सुन एज जितनी जल्दी आप जॉब पे बिड कर सकें उतना अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद इस जॉब की डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि आपके ऊपर पूरी उतर भी रही है कि नहीं। अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, इसको समझना है कि क्लाइंट को असल में चाहिए क्या। जैसे वो ये कह रहा है कि नो रीराइटिंग और पैराफ्रेजिंग एक्सेप्टेड, यानी उसको पैराफ्रेजिंग टूल वाला काम नहीं चाहिए, एआई टूल्स उसे नहीं चाहिए। देखिए नजर आ गया ना आप लोगों को जॉब्स पे। आपको उसको राइटिंग चाहिए एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। उसको मिनिमम वर्ड्स चाहिए 2400 वर्ड्स पर डे, ठीक है। तो अगर आप 2400 वर्ड्स पर डे नहीं कर सकते तो आप इस जॉब पे बिड ना करें। और अगर आप एआई टूल से काम करते हैं तो इस जॉब पे बिड ना करें। अगर आप एआई टूल से काम नहीं करते और ये सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं देन यू विल हैव टू बिड, फिर आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, अगर अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो क्या है रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह से देखनी है। और मजीद इसने देखे इतनी लंबी लंबी कहानियां करी हुई है भाई, बहुत ही डिटेल में इन्होंने जॉब पोस्ट की हुई है। रिक्वायर्ड स्किल्स भी इन्होंने बताए हुए हैं कि आपकी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश पे, और ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, और भाई पता नहीं क्या क्या बहरहाल। तो क्या है इस तरह से आप इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये देखें इसका लेकिन अमाउंट बड़ा अच्छा है, $250 ये दे रहा है, ठीक है। लेकिन काम ज्यादा है, एंट्री लेवल का काम है ये, आप सबके मतलब का काम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है वो कह रहा है, उसने एक क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा। अच्छा, उसने टैग्स लगाए हुए हैं, ये टैग्स भी आप देख लें कि वो असल में चाह क्या रहा है, कौन सी कैटेगरी से काम करवाना चाह रहा है। अब वो कह रहा है घोस्ट राइटिंग है, तो हर कंटेंट राइटर घोस्ट राइटिंग ही करता है, यानी कि आपका नाम कहीं पब्लिश नहीं होता, आपके क्लाइंट का नाम पब्लिश होता है उसकी वेबसाइट्स पे, और कंटेंट तो आपका होता है लेकिन नाम क्लाइंट का होता है, तो ये घोस्ट राइटिंग होती है। तो घोस्ट राइटिंग वो कह रहे हैं कि क्या नाम है उसका, कि घोस्ट राइटिंग है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग उसको चाहिए, और गेमिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो अगर आप गेमिंग पे काम कर सकते हैं तो इस पे जाइए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने देखनी है, लोकेशन तो आप पहले ही देख चुके हैं, अफ्रीका या एशिया से, अगर अगर आप फीजिबल हैं, आपको लगता है अफ्रीका और एशिया में आप, सॉरी ये वो वाली लोकेशन नहीं है, कि इसने प्रेफर्ड लोकेशन दी है, ये क्लाइंट की लोकेशन नहीं है। क्लाइंट की लोकेशन अभी मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ नजर आएगी। ये वो कह रहा है अफ्रीका और एशिया से उसे लोग चाहिए। और दूसरी एक्टिविटी ऑन दिस जॉब आपको ये जो नजर आ रही है, सबसे पहले आप ये देखेंगे प्रपोजल्स कितने गए हुए हैं इस जॉब पे, गए हुए 5 से 10 प्रपोजल, क्योंकि ये 1 घंटे पहले पोस्ट हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें एकदम से तेजी से प्रपोजल जाने शुरू हो जाते हैं और 20, 25, 50 भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा 50+ प्रपोजल्स। अगर 50+ प्रपोजल्स चले गए या 20 से ऊपर तक चले गए तो फिर आप प्रपोजल ना भेजें, क्योंकि फिर आपके प्रपोजल देखने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं, क्लाइंट फिर आपको कंसीडर
नहीं करेगा वो इतने सारे ऑफ कोर्स प्रपोजल्स तो नहीं पड़ेगा ना। तो क्या है कि अगर इनिशियल बेसिस पे उसने अभी जॉब पोस्ट की है कुछ मिनट्स पहले, और यहाँ पर लेस देन 5 प्रपोजल शो हो रहे हैं या 5 से 10 प्रपोजल शो हो रहे हैं, सो देन दिस इज द गुड टाइम। अब आप अच्छी तरह से अपनी जॉब का प्रपोजल लिखकर उसको पोस्ट कर सकते हैं। लास्ट व्यू क्लाइंट का नजर आ रहा है 44 मिनट्स, लेकिन ये किसी किसी जॉब पे नजर आता है, हर जॉब पे नजर नहीं आता। ये नजर आ रहा है कि वो कितने लोगों का इंटरव्यू कर रहा है, तो वो अभी किसी का भी इंटरव्यू नहीं कर रहा, ठीक है। या इंटरव्यू करने का मतलब है उसने किसी को भी मैसेज नहीं किया बैक, ठीक है। तो ये आप यहाँ से लाजमी देखेंगे एक्टिविटी ऑन दिस जॉब, और उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट के रिव्यूज हैं, क्योंकि ये एक एक्टिव क्लाइंट है, तो इसके रिव्यूज आपको नजर आ रहे हैं। इसने इतनी सारी जॉब्स पोस्ट की हुई हैं और फ्रीलांसर्स ने इसको इतने सारे रिव्यूज दिए हैं। अब देखें, इसने जो जॉब पोस्ट की है इस पे इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। अब ये इस क्लाइंट का रिव्यू है, ऊपर वाला क्लाइंट का रिव्यू है जो कि इसने फ्रीलांसर को दिया हुआ है जिससे इसने काम करवाया है, और ये उस फ्रीलांसर का रिव्यू है जो कि इसने क्लाइंट को दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि आप इस तरह से रिव्यूज पढ़ लेंगे, यानी ये काम शुरू में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ये पूरे पेज को इंस्पेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन क्या है, जैसे जैसे आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे तो आपका सिर्फ ये काम होगा कि आपने जल्दी जल्दी इसको यूं करके बस स्क्रॉल किया, जल्दी जल्दी देखा, अच्छा ये है, ठीक है। इस तरह से इसके रिव्यूज है, रेटिंग्स देखी, और आपने फौरन से प्रपोजल लिखकर इसको सेंड कर दिया। तो क्या है, इस काम में आपकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अच्छा, क्लाइंट के बारे में मैं आपको बताई थी, देखिए यहाँ पर मेंशन है, अनफॉर्चुनेटली ये क्लाइंट इंडिया से है। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई जॉब वॉब सब परफेक्ट है और आप इस पे जो है वो बिड कर सकते हैं, तो गो अहेड, फिर आप इस पे बिड कर दें, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इन जगहों को अवॉइड करें आप। अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए तो फिर आप अच्छी जो कंट्रीज हैं उस तरफ जाएं, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ से पढ़ लेंगे क्लाइंट की। तो क्या है, इस तरह से आप अपनी जॉब को इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको और क्या बता रही थी, मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो चल रहा है आज। अच्छा जी, अब देखें, सर्चिंग फॉर जॉब्स मैंने आपको बताया, आप इसमें फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर्स अप्लाई करना मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। अगर आप लोगों में से कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है या कुछ सर्चिंग करता है, तो फिल्टर्स अप्लाई करने उसे आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉपी राइटिंग सर्च करी हूँ, लेट सपोज। अच्छा जी, तो अब देखिए, मैंने इस कॉपी राइटिंग में ना फिल्टर्स लगाए हुए। मैंने लगाया हुआ फिल्टर कि मुझे फिक्स प्राइस चाहिए, मुझे आवरली रेट नहीं चाहिए, और फिक्स प्राइस में मुझे चाहिए $500 से अप, ठीक है। और मोर देन $25, यानी $25 से ज्यादा वाला काम चाहिए। यहाँ पे मजीद फिल्टर्स की कैटेगरीज हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पे भी लगा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंट्री लेवल के हैं, फ्रीलांसर क्लास, गिव मी 1 मिनट। तो अगर आप एंट्री लेवल के फ्रीलांसर हैं तो यहाँ पर आप टिक लगा सकते हैं एंट्री लेवल का। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सपर्ट पे टिक लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको सारी एक्सपर्ट वाली जॉब्स दिखाएगा। तो इस तरह से हम फिल्टर्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हर कैटेगरी मौजूद है, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप फिल्टर्स लगाइए। और उसके बाद क्या है कि कभी कभी क्लाइंट आपको ना अपनी जॉब पे खुद से इनवाइट करता है, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी प्रोफाइल बनाएंगे क्लाइंट की नजरों में आएगी, तो क्लाइंट फिर ही आपको इनवाइट करेगा, अदरवाइज वो ऐसे ही किसी को इनवाइट नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद क्लाइंट की रिसर्चिंग मैंने आपको बताई कि उसका पेमेंट मेथड सबसे पहली चीज वेरीफाइड होना चाहिए। अनवेरीफाइड पेमेंट मेथड के साथ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक अनवेरीफाइड मेथड वाली जो है वो जॉब दिखाई दूं। ये बड़ा मसला है भाई, जब जूम होता है तो यहाँ पर देखनी पड़ती हैं चीजें। अच्छा, अब ये देखें, ये यहाँ पर ये जॉब कह रही है कि इसका पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है। ये देखें, इसकी रेटिंग्स भी नहीं है और इसने कुछ भी स्पेंड नहीं किया हुआ। तो यानी कि इसने अपना पेमेंट मेथड नहीं बताया हुआ अपवर्क को। तो ये एक न्यू
क्लाइंट है तो ये काम आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन काम लेने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अपने कनेक्ट्स ऐसी जॉब पे जाया नहीं करने, आपने पेमेंट मेथड वेरीफाइड की तरफ ही जाना है। क्लाइंट के कभी कभी बैजेस भी होते हैं कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि फीचर्ड जॉब पोस्ट करते हैं, वो आपको बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा बैच फीचर्ड जॉब का। तो इसका मतलब है कि वो पैसे खर्च करके अपवर्क पे फीचर्ड जॉब लगाते हैं। सो दैट मीन्स के उस क्लाइंट के पास काम है और वो आपको काम दे सकता है। तो अगर ऐसे बैजेस कहीं आपको नजर आए, एंटरप्राइज क्लाइंट्स के भी बैजेस नजर आते हैं, तो अगर ऐसे बैजेस नजर आए तो आप फिर उन जॉब्स पे जरूर बिड करें, क्योंकि वो मतलब उन पे काम हो रहा है। दैट मीन्स क्लाइंट की हिस्ट्री देखेंगे, उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, उसके रिव्यूज पढ़े, इस तरह से आपको क्लाइंट के बारे में पता चलेगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स। अगर आपको आवरली रेट फीजिबल है तो आप आवरली रेट पे भी जा सकते हैं, और अगर फिक्स प्राइस फीजिबल है तो फिक्स प्राइस पे भी जाएं। तो क्या है, आवरली रेट का क्या होता है, आप घंटे के हिसाब से काम करते हैं और घंटे के हिसाब से आपको उसका अमाउंट मिल जाता है। जैसे मेरा आवरली रेट $20 है, तो अगर मैं 2 घंटे काम करूंगी तो 20 प्लस होके $40 का अमाउंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप फिक्स प्राइस में फीजिबल है तो आप क्लाइंट से पहले ही वो बात कर लें। इवन के कभी कभी ना जॉब्स पे आवरली रेट होता है, लेकिन आप बाद में भी क्लाइंट को कह सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन, कि हमें फिक्स प्राइस पे आप ऑफर करें, तो वो आपको फिक्स पे भी कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर क्लाइंट। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट वन टाइम होते हैं, जैसे एक दफा एक क्लाइंट ने आपसे आर्टिकल लिखवा लिया, उसके बाद उसका काम खत्म। कुछ कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, वो कहता है कि मंथली बेसिस पे आपको 5 आर्टिकल्स लिखने हैं, लेट्स सपोज, तो आपको फिर उसका मंथली काम मिलता रहता है। अच्छा, मैं आप लोगों को मैसेजेस में कुछ दिखा। अच्छा क्लास देखें, जब भी क्लाइंट आपके पास आपको मतलब मैसेज करेगा, तो वो मैसेजेस में इस तरह से शो होंगे। ठीक है, अब ये सारे मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं, सारे मेरे क्लाइंट्स के। जी, तो ये सारे मेरी क्लाइंट्स के मैसेजेस हैं। आजकल गला बड़ा खराब है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैं आपको क्या बता रही थी कि इस तरह से अगर आपके पास कोई मैसेज करता है तो वो यहाँ पर शो होते हैं, फिर आप उससे यहाँ पे जो आपको बात करनी है आप वो कर लें। अगर आपको मीटिंग स्केड्यूल करनी है तो अपवर्क पे ही आप ना जूम का लिंक भेज दें, या फिर क्लाइंट से बोलेंगे वो जूम का लिंक भेज दे, दोनों मिलके फीजिबल टाइम में बातचीत करके, और आप क्या कर सकते हैं, आप उससे मीटिंग का डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ना बस ऐसे ही यहाँ पर भी बात करके अपना कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बात करके उससे कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो क्या है कि इस तरह आप अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, मैं आपको अभी और मजीद चीजें बताती हूँ इस बारे में भी। ठीक है, अच्छा अब क्या है, सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी सारी कम्युनिकेशन ना अपवर्क पे होनी चाहिए। क्लाइंट अगर आपको कहे कि आप अपना ईमेल आईडी दे दें या आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें, तो आप ना दें, क्योंकि एक तो ये अपवर्क की पॉलिसीज के खिलाफ है। अपवर्क आपकी प्रोफाइल बैन कर सकता है अगर उसने कई मैसेजेस में नंबर लिखा हुआ देख लिया या आपके प्रपोजल्स में देख लिया। और दूसरी अहम चीज ये है कि आपके साथ फिर स्कैम भी हो सकता है। अपवर्क पे तो मैंने आपको बताया ना कि पेमेंट मेथड भी बड़ा इजी है। आप सिर्फ अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे और बाहर पूरी दुनिया कहीं से भी आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, आपका वो अमाउंट आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप पे ईमेल पे कहीं और क्लाइंट से कांटेक्ट कर लिया, तो अब आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा जो कि आपको इंटरनेशनल करेंसी भेज दे। यहाँ पर वो पेपॉल है, पायनियर है, तो ये सब बड़े डिफिकल्ट मतलब सिनेरियोज हैं। तो ठीक है, तो आपको इसमें भी मसला हो सकता है, फिर आपके साथ स्कैम्स भी हो सकते हैं। अपवर्क फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और पहली चीज ये है कि अपवर्क ना आपकी सारी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो वो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी देखता है तो वो प्रोफाइल को बैन कर देता है। तो इसलिए इस तरह की कोई भी कम्युनिकेशन अपवर्क से बाहर नहीं रखनी, ध्यान में चल के काम करना है। उसके बाद अपना पेमेंट मेथड भी अपवर्क के प्लेटफॉर्म पे रखें। जब आप अपवर्क पे काम करेंगे तो अपवर्क का ही प्लेटफॉर्म होगा,
पेमेंट का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी सेफ रखनी है, क्लाइंट को ये नहीं बताना कि ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा फोन नंबर है। अगर इस तरह का कुछ भी अपवर्क को नजर आता है तो वो आपको वार्निंग देनी शुरू कर देता है। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन मैंने आपको बताया था, अपवर्क पे ऐसे ही टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है जैसे जीमेल पे होता है ना। तो आप किसी भी डिवाइस पे अगर अपवर्क खोलेंगे तो आपको फौरन से नोटिफिकेशन मिलेगा। क्लास गिव मी 1 मिनट। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब मैं आपको अपने प्रपोजल्स दिखाने लगी हूँ कि हमने किस तरह से प्रपोजल लिखना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ मैसेजेस में भी हम देख सकते हैं, लेकिन इसको हम बड़ा कैसे करेंगे। चलिए हम प्रपोजल्स में ही चलते हैं। अच्छा क्लास, आई डोंट यूजुअली वर्क ऑन माई प्रोफाइल। ठीक है, मेरे पास मेरे क्लाइंट्स की प्रोफाइल है, मैं उस पर काम करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मुश्किल से एक दो प्रपोजल्स ही आपको नजर आ रहे हैं। तो आपने ये देखना है सिर्फ कि प्रपोजल असल में लिखना कैसे है। अच्छा क्लास, ये जॉब थी लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन स्पेशलिस्ट, कॉपीराइटिंग और विजुअल्स की, जो कि मेरी अपने स्किल्स और प्रोफाइल से मैच करती है। दैट्स वाई मुझे इस पे बिड करना था। तो ये मैंने बिड किया, इसकी डिटेल वगैरह सब कुछ देखकर मेरी बनी हुई है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ से इसको बिड किया। अब उसके बाद उसके बाद जो है कवर लेटर मेरा जो है वो जा रहा है यहाँ पे। मैंने इसको लिखा क्लास 1। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रपोजल में अगेन वही चीज आती है। कंटेंट आपका जो भी हो, आप सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर रहे हो, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, आप आर्टिकल लिख रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हुक बनाना। ठीक है, तो हुक स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे। आपने सबसे पहले तो क्लाइंट को मुखातिब करना है, तो उसके लिए आप हाय या हे इस तरह से बोलेंगे। सर मैडम वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि सर मैडम वाली बात प्रोफेशनली बाहर जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए नहीं चलती। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला जो बंदा है, जो आपका क्लाइंट है जिससे आप मुखातिब हैं, वो सर टाइप का है भी या मैडम टाइप की है भी या नहीं। हो सकता है कि वो उसकी कंपनी में मतलब क्या पोजीशन है, यू डोंट नो अबाउट दैट। सो इट इज बेटर कि अगर आपको उसका नाम पता है, कभी कभी जॉब डिस्क्रिप्शंस में नाम आ जाता है, रिव्यूज में आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको उसका नाम पता है तो आप उसके नाम से उसको कॉल करें, अदरवाइज आप हे देयर लिख दें या हाय देयर लिख दें। और उसके बाद आपने एक हुक स्टेटमेंट देनी है। ये जो जॉब थी, ये जॉब थी लिंक्डइन के बारे में, और इसको चाहिए था B2B सास स्टार्टअप। ठीक है, इसने करना था। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये एक हुक लाइन जनरेट की और मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद मैंने इसको बोला कि दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल, इस पे आप विजिट करो। और फिर उसके बाद क्या है, ये जॉब की जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ना, यानी मैंने उसको ये बताया कि आपकी जॉब में मुझे ये समझ में आया, आपको ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, और मैं आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हूँ। इसने कहा था 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, कॉपी राइटिंग स्किल्स चाहिए, ऑनलाइन कम्युनिटी से पैशनेट मतलब बिल्डिंग चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने इसको मेंशन की और मैंने इसको बोला कि मैं ये सारे काम आपके कर सकती हूँ। यानी मुझे उसको ये बताना था कि तुमने जो जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट की है उस पे मैं पूरी पूरी मतलब मेरे स्किल्स पूरे पूरे हैं। तो दैट्स वाई क्या है कि मुझे उसको ये लाइंस लिखकर बतानी थी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट आपने इस तरह से कवर करना है। उसके बाद लास्ट में आप एक छोटा सा CTA
लिखेंगे, जैसे मैंने ये वाली लाइन लिखी है, लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस हाउ आई कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स। इसी तरह की कोई भी लाइन जो कि सीटीए हो, कॉल टू एक्शन हो, मैंने आप लोगों को बताया कैसे जनरेट करना है। तो कॉल टू एक्शन आप इस तरह से जनरेट करेंगे और लास्ट में आप अपने नाम के साथ रिगार्ड्स मेंशन करेंगे, ठीक है। रिगार्ड्स या थैंक्स, थैंक्स करके भी आप कर सकते हैं, और कॉमा लगाएं, मतलब फुल स्टॉप का और पंक्चुएशन का लाजमी ध्यान रखें। इस तरह से करके आपने अपना नेम दे देना है। तो दिस इज कॉल्ड द कवर लेटर। इस कवर लेटर के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट आ गया आपका हुक स्टेटमेंट, ठीक है। हुक स्टेटमेंट आ गई, और उसके साथ ही आपने क्रेडिबिलिटी पार्ट दिया। क्रेडिबिलिटी में बेसिकली आप अपने बारे में एक दो लाइंस भी बता सकते हैं, और आप अपना पोर्टफोलियो भी दे सकते हैं, पोर्टफोलियो का लिंक। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक सिनेरियो चेंज था, मुझे लिंक्डइन के बारे में बताना था, तो मैंने यहाँ पर लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक दे दिया। उसके बाद क्या है क्लास, अंडरस्टैंडिंग पार्ट आ गया। तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि क्लाइंट की जो भी, ओके, तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट इस तरह से हमने कवर कर लिया, और लास्ट में हमने सीटीए के साथ अपनी विशेस दे दी। विशेस देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोले, मतलब बहुत ज्यादा एक वो थैंकफुलनेस वाली चीज नहीं लेकर आनी, बल्कि आपने एक वर्ड लिख दिया रिगार्ड्स या थैंक्स, और इस तरह से करके आपने अपना नाम मेंशन कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट काइंड ऑफ कवर लेटर। अच्छा, कुछ और कवर लेटर्स भी हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये तो एक बहुत क्विक सा लिखा हुआ है। कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जिसमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा होती है, क्लाइंट को काम कुछ ज्यादा चाहिए होता है, तो आप उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे और आप उसका कवर लेटर थोड़ा ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसमें डिटेल्स थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं। मैं आपको अगर अपना कवर लेटर दिखाऊं कोई, अच्छा जी, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने इनको क्या भेजा था डेविड को। अच्छा, ये है, ठीक है। तो अब मैंने इनको लिखा कि हे देयर, do you know 99% potential customer are on the way to conversions with email campaign। इसको ईमेल चाहिए, तो मैंने ईमेल कैंपेन से रिलेटेड एक बुक स्टेटमेंट बनाई और इसको मैंने यहाँ भेज दी। क्वेश्चन है तो थॉट प्रोवोकिंग है, आपको पता है हुक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। तो ये इस तरह से हमने वो हुक स्टेटमेंट बताई, और उसके बाद मैंने उसको बताया लेट्स डिस्कस योर प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी बताने के लिए मैंने इसको पूरी अपनी एक दो लाइनों में अपनी पूरी कहानी सुना दी कि मैं एक ईमेल कॉपी राइटर हूँ और मैं इस तरह आपसे आपके लिए काम कर सकती हूँ। अंडरस्टैंडिंग पार्ट में इसकी जो जॉब थी, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी डिटेल्स डाली, अपना पोर्टफोलियो डाला, और आखिर में एक बस क्विक सा वो दे दिया क्लोजिंग पार्ट, जिसके अंदर मैंने लिखा कि मेरे कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा। ग्रेट रिसर्च मिलेगी, वेल ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट मिलेगा, मिक्सचर ऑफ अट्रैक्शन एंड हेडलाइंस और अटेंशन ग्रैबिंग हो, ये सारा कुछ मैंने ऐड करके एक सीटीए दिया। आई कांट वेट टू सी यू इन माय इनबॉक्स, दैट्स अ सीटीए, ठीक है, ताकि क्लाइंट वापस अप्रोच करे मुझे। एंड लेट्स कनेक्ट, रिगार्ड्स शफक, और एक पीएस स्टेटमेंट दे दी। पीएस स्टेटमेंट पर्सनल स्टेटमेंट होती है, अब इसमें आप मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी करें तो आपकी मर्जी, ठीक है। तो कभी कभी हमें कुछ डिटेल्स भी डालनी पड़ती हैं, और ये देखिए इनका रिप्लाई भी आ गया था। तो क्या है क्लास कि इस तरह से आप अपना प्रपोजल राइटिंग कंप्लीट करते हैं, और प्रपोजल राइटिंग करके आप क्लाइंट को भेजते हैं। अच्छा क्लास, इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि आप यहाँ पर समझ लें तो ज्यादा अच्छा है, और वो ये क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और वो ये है कि आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप आज ही क्लाइंट को प्रपोजल्स भेजना शुरू कर देंगे। पहले तो आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी सी बनानी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, उसके लिए रिसर्चिंग लाजमी है। कम से कम 2-3 दिन तो उसमें रिसर्चिंग में जाएंगे, फिर आप अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, और उसके बाद जब आप इस पे प्रपोजल भेजने में काम करेंगे, तो सबसे पहले तो ये समझ लें आपके पास ज्यादा कनेक्ट्स नहीं होंगे प्रपोजल्स भेजने के लिए इनिशियली आपकी प्रोफाइल पर। तो आपको ध्यान में रखना है, और दूसरी बात ये, आप कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 दिन
इसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे, यानी प्रपोजल्स भेजेंगे नहीं, सिर्फ जॉब सर्च करेंगे, जॉब की डिफरेंट एक्टिविटीज देखेंगे, क्लाइंट के बारे में देखेंगे, जॉब के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ के आप ये सब कुछ करने के बाद आप फिर प्रपोजल लिखेंगे और ऑफलाइन लिखेंगे अपने पास, और देखेंगे कि आपको कितना टाइम लग रहा है ये सब कुछ करने में। शुरू में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं एक जॉब पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। फिर जॉब जैसी पोस्ट होगी, आपने वो जॉब देखी, उसकी सारी डिटेल्स निकाली, और उसका जो है वो सारा कुछ कर करा के आपने उसका प्रपोजल लिखा, तो उसमें आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे। और फिर जब आप इस काबिल हो जाएं कि 4-5 मिनट में आप प्रपोजल पूरा कंप्लीट अच्छी तरह रिसर्च करके लिख सकें, उस टाइम पर आपने बिडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो दैट इज द सिनेरियो, इसको हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस लाजमी है। और मैंने आपको सिर्फ 10 से 15 दिन बताए, अदरवाइज जब मैंने अपवर्ड बिडिंग स्टार्ट की थी तो आई हैव डन प्रैक्टिस फॉर 1 मंथ। और 1 महीने के लिए हमने पता है क्या किया था, हमने किया था एक दिन में हम 25 प्रपोजल्स करते थे, 25 प्रपोजल्स ऑफलाइन प्रैक्टिस। ठीक है, 25 प्रपोजल्स का मतलब है दिन के 8 घंटे लगते थे। ठीक है, 8 से 9 घंटे, तो पूरा दिन इसमें जा रहा होता था। एंड आफ्टर दैट वी डिड मच ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, तो वो इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब ये है कि राइटिंग प्रपोजल में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं और प्रपोजल सेंड हो जाता है। ठीक है, तो आपने भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि आप फौरन से हर चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप फौरन से सारे काम करने शुरू कर देंगे। अच्छा है ना, इसका ना एक सॉफ्टवेयर होता है अपवर्क का। अगर आवरली में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो अपवर्क का वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ता है, या आई थिंक अपवर्क खुद से करता है। वो आपकी ना स्क्रीन का टाइम नोट करता रहता है कि आप किस टाइमिंग में काम कर रहे हैं, तो वो फिर उस आवर के लिहाज से आपको पैसे मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट आपको अलाउ करता है कि आप मैनुअली ऐड कर दें, तो एक टाइम शीट बनी हुई होती है अपवर्क पे, उस पे आप मैनुअली मैनुअली जो है ना आवर्स ऐड करते रहते हैं। तो इस तरह से आपकी आवरली रेट आपके अकाउंट में जमा होते रहते हैं। कनेक्ट्स क्या है, कनेक्ट्स आपको अपवर्क के लिए ना मिलते हैं हर मंथ में, आई थिंक 10 कनेक्ट्स मिलते हैं बिगिनर्स प्रोफाइल पे। ठीक है, और अगर प्रो लेवल हुआ तो वो 80 कनेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको अच्छी तरह ध्यान में रख के यूज करना पड़ता है, क्योंकि अपवर्क जॉब्स पे बहुत ज्यादा प्रपोज सॉरी कनेक्ट्स जो है वो ले रहा होता है। कभी कभी 16-18 कनेक्ट्स भी जा रहे होते हैं एक जॉब पे। तो इतने ज्यादा कनेक्ट्स जब जा रहे हो तो आपको सोच समझ के उसका ध्यान में रख के यूज करना होता है। आप उसे खरीद भी सकते हैं, और आप एक और काम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज हो जाए, अच्छी तरह बन जाए, तो आप उस प्रोफाइल को अपनी किसी एजेंसी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो फिर वो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होगी आपके कनेक्ट्स की, लेकिन आपको काम फिर एजेंसी के लिए करना होगा। ठीक है, तो इस पे भी आप रिसर्च करेंगे। फहमीदा रहमान, मैंने इसका आंसर दे दिया है अभी। तमरीन, ये पिछली क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया गया। लास्ट क्लास का लेक्चर देखिए प्लीज। एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर ऐड करेंगे, कहाँ ऐड करना है ये 0 to 1 ईयर? ऐसा तो कहीं पे भी नंबर्स में ईयर्स ऐड नहीं करने अपवर्क पे। अपवर्क पे तो आपको डिटेल डालनी है कि आपने कहाँ काम किया है। तो 0 to 1 ईयर नंबर्स का मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहाँ का पूछ रहे हैं। हिना आसिम, यू आर अ बिगिनर बट यू नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, मैंने आपको डिटेल बताई है। अगर आप दोबारा भूल गई हैं तो दोबारा से लेक्चर्स रिकॉल करें, लेक्चर्स देखें, आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है। पोर्टफोलियो का लिंक आप वो देंगी जो कि आपने ड्राइव पे बनाया होगा या ऑनलाइन बना हुआ होगा। भाई पोर्टफोलियो बनाना बताया तो है।
ऑनलाइन या ड्राइव पे कहीं पर भी जो भी पोर्टफोलियो आपने बनाया, मीडियम पे भी अगर इवन बनाया तो आप मीडियम का लिंक दे दें। फायजा। अच्छा। हाँ जी, रियल पिक डालनी है। आप लोग अगर अपवर्क को रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा हर प्रोफाइल पे रियल पिक ही डली हुई होती है, क्योंकि ये आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल है, आप उस पर कोई सीनरी विनरी नहीं लगाएंगे। अच्छा। हिफ्जा, आप लोग मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर लिंक ना हो, किसी ने काम ना किया हो। ये सारी बातें मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ ना। अगेन वही वही सवाल। आपके पास काम का लिंक क्यों नहीं है? यू आर डूइंग द प्रैक्टिस, यू हैव डन ऑल द कोर्स, नाउ इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल, नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगी, काम करेंगी, तो उसका लिंक तो डालेंगी ना। ओके। अक्सा जावेद इनिशियली आप लगा सकती हैं, लेकिन आगे जाके जब आपका पेमेंट मेथड वेरीफाई होगा तब आपका एनआईसी की भी स्क्रीनशॉट अपलोड होगा अपवर्क पे। उस टाइम पर आपकी नकाब वाली जो पिक्चर है वो नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि एनआईसी पे भी ऑफ कोर्स विदाउट नकाब ही पिक्चर होगी सब। या अल्लाह। आई थिंक कि आप लोग पिछले क्वेश्चंस करते रहेंगे तो ये आपकी जो लास्ट क्लास है ना, ये बस इन्हीं कामों में निकल जाएगी। है ना आसिम, प्लीज लास्ट लेक्चर की जो वीडियो है ना वो दोबारा देखें, आपको इंतहाई जरूरत है इस बात की। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई हिबा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि एशियंस को ज्यादा हायर किया जाता है एज ए कंटेंट राइटर, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी इट इज अ प्रूफ, मतलब साइकोलॉजिकली ये चीज प्रूफ है कि एशियंस जो है वो इंटेलेक्चुअली बहुत यानी कि स्ट्रांग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई वर्डिंग्स में ना, वर्ड्स में खेलने वाला जो काम है वो एशियंस को दिया जाता है। और जो गोरे लोग होते हैं ना वो बिजनेस में, मैनेजमेंट में स्ट्रांग होते हैं, तो वो काम करते हैं, और वो ये सारा काम एशियंस को प्रोवाइड करते हैं। तो क्लास मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नाउ, एंड दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर, सो thank you so much from my side. Hopefully you understand everything I have told you, and rest of the things you may ask on the WhatsApp group. और इसके अलावा बाकी जो भी अपडेट है डीएससी मैनेजमेंट की तरफ से वो आपको मिलती रहेगी। बी एक्टिव ऑन द ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज।